नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 6 मई और आज हम बात करेंगे आज के महत्वपूर्ण डीएनए के टॉपिक पे। आगे बढ़ने से पहले जैसे कि मैं रोज़ कहता हूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे जो है लिंक दिया हुआ है, वहाँ से डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं आप, ठीक है। और जिन अभ्यर्थियों को पेड ग्रुप में शामिल होना हो तो जो भी डिटेल है नंबर पे कांटेक्ट करके आप ऐड हो सकते हैं। रोज़ शाम को 7 बजे टेस्ट था। टेस्ट का टाइम शायद शेड्यूल आज में भी आप लोग को ग्रुप पे दे दिया जाएगा, चेंज हो जाएगा। 7 से शायद 9 बजे या 8 बजे के आसपास कर दिया जाएगा, क्योंकि बहुत लोगों का कॉल आ रहा था पेड ग्रुप मेंबर का कि सर थोड़ा टाइम को थोड़ा आगे पोस्टपोन किया जाए। तो इस पर बात की जा रही है, देखते हैं हम, और जैसा होगा आप लोग को ग्रुप पे दे दिया जाएगा। और चलिए आज बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण टॉपिक पे। हाँ, जिनका संडे को टेस्ट है, जिन अभ्यर्थियों को यूपीपीसीएस या एमपीपीसीएस प्री मेंस का जो टेस्ट देना हो, बीआरपीसीएस का भी, तो वो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर दिया ही है यहाँ पे ऊपर, ठीक है। तो चलिए हम आज के टॉपिक पे बात करते हैं। नैम संपूर्ण समूह शिखर सम्मेलन, नैम कॉन्टैक्ट ग्रुप समिट, नैम के बारे में बात करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैक्सिमम क्वेश्चन यूपीएससी में हमेशा आते हैं, मेंस में भी आता है, प्री में भी आता है। तो इसको पूरे डिटेल को एक एक लाइन को देख लीजिएगा आप लोग। कोविड-19 महामारी के प्रबंधन में सहयोग की दिशा में गुट निरपेक्ष आंदोलन, नैम का फुल फॉर्म क्या है हिंदी में? नॉन एलिगेंट मूवमेंट, ठीक है। समूह द्वारा नैम समूह शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आभासी सम्मेलन की मेजबानी अजरबैजान द्वारा की गई है। अजरबैजान की राजधानी क्या है? बाकू। तथा सम्मेलन में 30 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों और अन्य नेताओं ने शिखर सम्मेलन में भाग लिया। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने द्वारा 2014 में सत्ता संभालने के बाद पहली बार गुट निरपेक्ष आंदोलन को संबोधित किया गया। यानी कि पहली बार मोदी जी जब सत्ता संभाले 2014 के बाद, तो पहली बार इन्होंने इस नैम को संबोधित किया, गुट निरपेक्ष आंदोलन को संबोधित किया। वर्ष 2016 और 2019 के बीच, वर्ष 2016 और 2019 में, माने 16 में और 19 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नैम के शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। मतलब 16 में भी नहीं लिया था इन्होंने और 19 में भी नहीं लिया था इन्होंने, ठीक है। 2016 और 2019 में इन्होंने भाग नहीं लिया था। वे पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने नैम के शिखर सम्मेलनों में भाग नहीं लिया था, ठीक है, संबोधित किया था, ठीक है। 2014 में सत्ता संभालने के बाद पहली बार संबोधित किया था, लेकिन ये पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने नैम के शिखर सम्मेलनों में भाग नहीं लिया था। ये देख लीजिएगा आप लोग। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन में आतंकवाद और फेक न्यूज़ के मुद्दे को उठाया तथा इन मुद्दों को घातक वायरस कहा। और जो आज के डेट में आपको देखने को प्रतिबिंबित होते हैं, टेररिज्म है या फेक न्यूज़ है, आज देख सकते हैं कि किसी भी मीडिया चैनल द्वारा या किसी के द्वारा भी ये प्रोपेगेंडा हमेशा अपने पक्ष में किया जा रहा है। तो आप इस भली बात इससे परिचित होंगे दोनों शब्दों से। महत्वपूर्ण निर्णय, शिखर सम्मेलन में कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता के महत्व को रेखांकित करते हुए एक घोषणा को अपनाया गया। सदस्य देशों की आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाने की घोषणा की गई। यह टास्क फोर्स कोविड-19 महामारी के प्रबंधन की दिशा में एक कॉमन डेटाबेस को स्थापित करेगा, ताकि सदस्य देशों द्वारा महामारी से निपटने में महसूस की जाने वाली आवश्यकताओं की पहचान की जा सके, ठीक है। यानी कॉमन डेटाबेस को स्थापित किया जाएगा, जिससे कि सदस्य देश जो भी है महामारी से निपटने में जो भी आवश्यकता है उसकी पहचान की जा सके। अब हम बात करते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में हम बात करते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत जो है यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रॉस टीटो, ये जो शब्दों पर मत जाइएगा, जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुन लीजिएगा। यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रॉस टीटो, भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर ने की थी। यानी कि अगर आपसे पूछे कि जो गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत किसने की, तो यूगोस्लाविया के जोसेफ साहब, भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर जी द्वारा की गई थी, ठीक है। यूगोस्लाविया, भारत और मिस्र, ठीक है। यूगोस्लाविया, भारत और मिस्र, ठीक है, मिस्र, इन तीनों द्वारा वर्ष 1956 में एक सफल बैठक आयोजित की गई थी। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकोर्डो और घाना के प्रधानमंत्री वामे
एनक्रुमा द्वारा इस बैठक को जोरदार समर्थन दिया कि ये 5 नेता गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेता थे। कौन कौन थे ध्यान से देख लीजिएगा। 3 लोगों का नाम ऊपर बता दिया गया है और 2 लोगों के नाम इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का नाम और घाना के प्रधानमंत्री द्वारा। टोटल 5 हो गए। 5 जो है आंदोलन के संस्थापक नेता थे। पहला गुटनिरपेक्ष आंदोलन 1961 में बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। पहले गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में 25 सदस्य शामिल हुए। समय गुजरने के बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सदस्य संख्या बढ़ती गई, जिसमें वर्तमान में 120 सदस्य देश, 17 पर्यवेक्षक तथा 10 पर्यवेक्षक संगठन शामिल हैं। तो देख लीजिएगा वर्तमान में कितने हैं, 120 हैं सदस्य देश है, 17 पर्यवेक्षक देश है और 10 पर्यवेक्षक संगठन शामिल हैं। ठीक है, ये फिगर देख लीजिएगा आप लोग। नैम सम्मेलन का आयोजन प्रतिवर्ष 3 वर्ष में होता है। ठीक है, 18वां नैम सम्मेलन का आयोजन 2019 में अजरबैजान की राजधानी बाकू में हुआ था। तो ये याद रखिएगा कि जो 2019 में जो अजरबैजान का जो सम्मेलन हुआ था वो बाकू में हुआ था। ये पूछ चुका है, नैम यूपीएससी में भी आ चुका है, स्टेट पीसीएस में भी पूछा जा चुका है। इसके पूरे डेटाबेस को आप लोग देख लीजिएगा। अब ये बीपीएससी में देखिए 2019 में पूछ दिया, हसन रूमानी का दिया है, निकोलस मादुरे जो हैं, इलाम अलीविया जो दी हैं, मॉडर्सन यूनाइटेड सोशलिस्ट वेनेजुला जो है अजरबैजान, नई अजरबैजान, ये सब देख लीजिएगा डेटाबेस आप लोग। ठीक है, तो बीपीएससी में पूछा है, यूपी पीसीएस में भी पूछा है, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, स्थापना के उद्देश्य क्या थे भाई। कोई भी चीज़ का स्थापना होता है, जैसे मेरी कोचिंग इंस्टीट्यूट खुली है तो मेरे स्थापना कोई उद्देश्य तो होगा। हर आदमी का एक उद्देश्य होता है। आप पढ़ रहे हैं, आपका भी कोई उद्देश्य होगा। आप ये यूट्यूब चैनल देख रहे हैं या आप डीएनए को देख रहे हैं तो आपका भी कोई उद्देश्य होगा। तो इसका उद्देश्य क्या था, शीत युद्ध का प्रसार और उससे बढ़ते हुए दायरे से अलग रहना। अगर भारत को प्रतीत हो कि महाशक्तियों का कोई भी खेमा उसकी अनदेखी कर रहा है या अनुचित दबाव डाल रहा है तो वह दूसरी महाशक्ति की तरफ जा सकता है। ठीक है, नैम नीति की आलोचना। सोवियत संगठन के विघटन के नैम अप्रासंगिक हो गया है। भारत के वातावरण में स्थिरता नहीं है और कई बार भारत की स्थिति विरोधाभासी रही है। भारत ने स्वयं वर्ष 1971 में सोवियत संघ के साथ अपनी मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किए, जिससे कई देशों ने भारत को सोवियत संघ खेमे में शामिल होना माना। ठीक है, वर्तमान में देख ही रहे हैं आप। नैम की वर्तमान प्रासंगिकता देखते हैं। गुटनिरपेक्षता का आशय है, ये कई बार पूछा जा चुका है। गरीब और विकासशील देशों को किसी महाशक्ति का पिछलग्गू बनने की जरूरत नहीं है। ये आशय है गुटनिरपेक्षता का। ठीक है, कि गरीब और विकासशील जो भी देश हैं वो किसी भी बड़े लोगों के सामने, महाशक्तियों के सामने पिछलग्गू बनने की जरूरत उन्हें नहीं है। ये देश अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपना सकते हैं। अपने विचार में ये विचार बुनियादी महत्व के हैं और शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भी प्रासंगिक हैं। कोविड-19 जैसे समय सहयोग और समन्वय हेतु इसकी उपयोगिता और बढ़ जाती है। ठीक है, ये पूरा डिटेल आपको बता दिया गया कि नैम क्या है, नैम में कितने सदस्य देश है, कब स्थापना हुई थी, कौन कौन से इसके प्रारंभिक मेंबर थे और मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद पहले इसमें सम्मेलन में भाग लिया था, संबोधित किया था। और ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लिया है, संबोधित किया है। और उनका जो मुद्दा था आतंकवाद और फेक न्यूज, ये आप लोगों ने देखा ही है। ठीक है, महत्वपूर्ण क्या था ये भी आपको बता दिया गया, क्या टास्क फोर्स बनाया गया है, उसका क्या काम है, ये कॉमन डेटाबेस भी बता दिया गया आपको, और कौन कौन इसके संस्थापक 5 देशों के जो भी है पूरे डिटेल वो बता दिया गया आप लोगों को। ठीक है, कब स्थापना हुई थी, कहाँ पे हुआ था, कितनी संख्या प्रोजेक्ट उस समय थी, अब वर्तमान में कितनी है, कितने पर्यवेक्षक देश है, कितने और भी संगठन पर्यवेक्षक शामिल है, ये बता दिया गया है। और 2019 में अजरबैजान जो भी बताया गया प्रति 3 वर्ष में होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो एक एक लाइन अगर पढ़ना है तो पूरा पढ़िए, आधा अधूरा क्यों पढ़ना। ठीक है, हसन रूमानी ये सब देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, देखने से कुछ नहीं जाता। ईरान के, वेनेजुला के कौन है, अजरबैजान के कौन है, आज़रबाईजान है। ठीक है, बाकू बहुत अच्छी जगह है, बाकू बहुत प्यारी जगह है। तो ये रहा नैम के बारे में। अब हम बात करते हैं दूसरा, डीआरडीओ ने विकसित की यूवी ब्लास्टर। ठीक है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ ने कई लोगों को तो डीआरडीओ को फुल फॉर्म में नहीं पता होगा, तो ठीक है देख लीजिएगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ। ठीक है, जीवन भर देखना है तो देख ही लीजिए इसको अच्छे से। डीआरडीओ को ने अधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों के त्वरित एवं रसायन मुक्त कीटाणु शोधन के लिए अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर विकसित किया है। ठीक है, हिंदी के शब्दों से बढ़िया अंग्रेजी के ही शब्द देख लीजिए। अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर विकसित किया है। यूवी ब्लास्टर नामक यह उपकरण एक अल्ट्रावायलेट यूवी आधारित क्षेत्रीय सैनिटाइजर है, जिसे डीआरडीओ की दिल्ली स्थित प्रतिष्ठित प्रयोगशाला लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर
लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, इस उपकरण के माध्यम से 12x12 फुट आकार के एक कमरे को लगभग 10 मिनट और 400 वर्ग फुट कमरे को 30 मिनट में कीटाणु मुक्त किया जा सकता है। तो 12x12 कितने मिनट में है बाबू? 10 मिनट में, और 400 वर्ग फुट के कमरे को 30 मिनट में कीटाणु मुक्त किया जा सकता है। ये डेटा देख लीजिएगा। यूवी ब्लास्टर के प्रयोगशालाओं और कार्यशालाओं में ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, कंप्यूटर और अन्य गैजेटों की सतह को कीटाणु मुक्त करने में प्रयोग किया जा सकता है, जिन्हें रासायनिक विधियों से कीटाणु मुक्त नहीं किया जा सकता है। यह उत्पाद हवाई अड्डों, शॉपिंग मॉल, मेट्रो, होटल, कारखानों, कार्यालयों आदि क्षेत्रों के लिए भी प्रभावी है, जहाँ लोग आवाजाही काफ़ी ज़्यादा होती है। तो बहुत दिन हो गया, मेट्रो भी आप लोग को देखे होंगे, शॉपिंग मॉल भी गए, बहुत दिन हो गया होगा। हवाई अड्डा तो खैर छोड़ ही दीजिए, कारखाना और कार्यालय तो देख ही रहे, कोचिंग इंस्टीट्यूट में बंदी चल रहा है सबका। ठीक है, तो ये है यूवी रेज, ये पूरा डिटेल आप देख लीजिए। ठीक है, देख रहे हैं ना, एकदम लग रहा है सेट बॉक्स की तरह है ये, तो आप देख लीजिएगा इसको। ठीक है, फिगर आप देख लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यूवी आधारित इस क्षेत्र सैनिटाइजर को वाईफाई का प्रयोग करते हुए लैपटॉप अथवा मोबाइल के माध्यम से दूरस्थ परिचालन में रिमोट ऑपरेशन के द्वारा प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, ये वाईफाई का चलिए सिग्नल है, ये देख सकते हैं, ये बताने की कोशिश की गई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि डीआरडीओ क्या है। डीआरडीओ के बारे में देख लीजिए। अक्सर ये जितनी चीज़ बताए, जो भी आपको टॉपिक दिया जाता है, कहीं ना कहीं यूपीएससी में भी आया हुआ है, स्टेट पीसीएस में भी आएगा, प्री में भी है, मेंस में भी है, पूरा समग्र इसका पूरा निचोड़ आप लोग को दे दिया जाता है। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में रक्षा विज्ञान संगठन डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन डीएसओ के साथ भारतीय सेना के तकनीकी विकास प्रतिष्ठान टेक्निकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट और तकनीकी विकास और उत्पादन निदेशालय के संयोजन से माध्यम से किया गया। यानी किसके माध्यम से किया गया, देख लीजिए। 1958 स्थापना है, रक्षा विज्ञान संगठन है, भारतीय सेना के तकनीकी विकास प्रतिष्ठान है, और तकनीकी विकास उत्पादन निदेशालय जो है, इन तीनों तीनों के द्वारा समन्वय के माध्यम से किया गया है। ठीक है, डीआरडीओ है, रक्षा मंत्रालय के रक्षा अनुसंधान और विकास के तहत काम करता है। ये भी पूछ सकता है किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। और डीआरडीओ है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, डीआरडीओ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और रक्षा मंत्री जैसे सबको पता है राजनाथ सिंह जी हैं। डीआरडीओ रक्षा प्रणालियों की डिजाइन और विकास के साथ साथ 3 रक्षा सेवाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप विश्व स्तर की हथियार प्रणाली और उपकरणों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है। डीआरडीओ ने एक मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लैबोरेटरी भी विकसित की है, जो कोरोना वायरस की जांच और अन्य कोविड-19 अनुसंधान तथा विकास गतिविधियों को गति प्रदान करेगी। तो आपको क्या क्या बताया गया डीआरडीओ के बारे में? आप लोगों को डीआरडीओ के बारे में क्या क्या बताया गया कि डीआरडीओ में क्या है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, ठीक है, और जो भी है संक्रमण के लिए, रसायन मुक्त के लिए, ये पूरा डिटेल बताया गया आपको। यूवी ब्लास्टर एक नामक उपकरण जो क्या करेगा, डीआरडीओ की दिल्ली स्थित प्रयोगशाला में है, लेजर के द्वारा करेगा। 12x12 फुट का जो लगभग 10 मिनट और 400 का 30 मिनट में कीटाणु मुक्त किया जा सकता है। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होगा सारा बताया गया। शॉपिंग मॉल, मेट्रो, होटल, कारखाने, जहाँ भीड़ भाड़ की जगह होती है वहाँ पे किया जाएगा। और वाईफाई से कनेक्ट होगा, ये भी आप लोग को बताया गया है। और मोबाइल के माध्यम से या लैपटॉप के माध्यम से इसके द्वारा रिमोट ऑपरेशन किया जा सकता है। डीआरडीओ की स्थापना बता दिया गया 1958, रक्षा विज्ञान संगठन, भारतीय सेना के तकनीकी विकास और उत्पादन निदेशालय, और ये तीनों ने मिलकर किया है। ठीक है, ये भी बताया गया। डीआरडीओ का पूरा तीनों रक्षा सेवाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप जो पूरा टैगलाइन है देख लीजिएगा आप लोग। डीआरडीओ मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लैबोरेटरी के ये सब बताया गया, जो कोरोना वायरस की जांच और अन्य कोविड अनुसंधान तथा विकास गतिविधियों को गति प्रदान करता है। ये पूरा देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए हम तीसरे पे बात करते हैं। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस पोर्टल पर द सरस कलेक्शन का शुभारंभ। अभी शायद इसके पहले भी मैंने एक दिन आप लोगों को इस पर चर्चा किया था। ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस पोर्टल पर द सरस कलेक्शन डैशबोर्ड की शुरुआत की है। देखिए द सरस पोर्टल, ठीक है, देखिए द सरस हैंडीक्राफ्ट है, सरस हैंडलूम टेक्सटाइल है, सरस ग्रोसरी एंड पेंट्री है, सरस ऑफिस एक्सेसरीज है, सरस पर्सनल केयर एंड हाइजीन प्रोडक्ट्स है। टोटल देख लीजिए आप लोग। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ठीक है, तो ये आपका सरस कलेक्शन जो है, द सरस कलेक्शन का उद्देश्य ग्रामीण स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो भी होते हैं के लिए बाजार उपलब्ध कराना है। पहले चरण में 11 राज्यों के 913 एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप
को पंजीकृत कर उन्हें 442 उत्पादों को पोर्टल पर अपलोड किया गया है। दशरस कलेक्शन को सबसे पहले बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, केरल, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में शुरू किया गया है। यानी टोटल देख लीजिए कितने राज्य हैं, जैसे मैंने बताया कि 11, तो बिहार 1, छत्तीसगढ़ 2, झारखंड 3, कर्नाटक 4, केरल 5, हिमाचल प्रदेश 6, महाराष्ट्र 7, उड़ीसा 8, राजस्थान 9, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल 11। तो 11 राज्य हो गए। कितने SSG है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है 913 पंजीकृत, रजिस्टर्ड जो है उनके 442 पोर्टलों पर अपलोड किया गया है। ठीक है, ये पूरा आपको डिटेल बता दिया गया है। दशरस का उद्देश्य क्या है, किस मंत्रालय के अंतर्गत, ये भी बता दिया गया आपका, ग्रामीण मंत्रालय जो भी है, ग्रामीण विकास मंत्रालय। अब देखिए इसकी 5 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो ये आप लोग जरूर देख लीजिए, जितना मैंने अपने बताया कि सरस का उद्देश्य क्या है, किस मंत्रालय के अंतर्गत है और कितने राज्य हैं, कितने राज्य में हो चुका, कितने पंजीकृत और कितना डेटाबेस को पोर्टल पर अपलोड करना है, सब देख लीजिएगा और राज्य भी देख लीजिएगा। SSG विक्रेताओं के उत्पाद की 5 श्रेणियाँ, इसमें हस्तशिल्प है, हथकरघा वस्त्र हैं, कार्यालयों में उपयोग में वस्तुएं हैं, किराना का सामान में पेंट्री है और व्यक्तिगत देखभाल और साफ सफाई हेतु उत्पाद। जो 5 बताया है ना, इसको हिंदी में ही कन्वर्ट कर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, हस्तशिल्प है आपका, फिर हथकरघा और वस्त्र है, कार्यालयों में उपयोग हेतु वस्तुएं है, किराना और सामान पेंट्री है और व्यक्तिगत देखभाल और साफ सफाई हेतु उत्पाद है। ठीक है, दशरस कलेक्शन हेतु राष्ट्रीय, राज्य, जिला एवं ब्लॉक स्तर पर, मतलब राष्ट्रीय भी है, राज्य भी है, जिला भी है और ब्लॉक स्तर पर पदाधिकारियों के लिए GEM द्वारा डैशबोर्ड प्रदान किया गया है। गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लस, ठीक है, UPSC के PT में पूछा जा चुका है। अब देखिए क्या है गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लस। गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लस क्या है, एक ऑनलाइन मार्केट प्लेटफॉर्म है जिसकी शुरुआत वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत 2016 में की गई थी। ठीक है, तो ये है गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लस। अब इसका उद्देश्य भी होता है, इस प्लेटफॉर्म पर सामान्य वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की जा सकती है। इसे नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तकनीकी समर्थन के साथ वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। ठीक, गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लस मार्केट पूरी तरह से पेपरलेस है, कैशलेस है और ई-मार्केट प्लेस है जो न्यूनतम मानव इंटरफेस के साथ सामान्य उपयोग की वस्तु और सेवाओं की खरीद को सक्षम बनाता है। तो ये भी आप लोग को बता दिया गया कि क्या बताया गया। तीसरा आप लोगों को DRDO बता ही दिया है आपको, गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लस बता दिया गया, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत ये बताया गया है, ग्रामीण विकास मंत्रालय है। गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लस पोर्टल पर दशरस कलेक्शन डैशबोर्ड की शुरुआत की गई है, ये इंपॉर्टेंट बताया गया। सरस कलेक्शन है, स्वयं समूहों के लिए बाजार उपलब्ध कराना है, 11 राज्य है, 913 SSG है, पंजीकृत है, 442 को अपलोड करना है, दशरस कलेक्शन है, 11 राज्य का पूरा डिटेल मैंने आपको बता दिया। 5 श्रेणी भी बता दिया जिसमें हस्तशिल्प है, हथकरघा है, वस्त्र उद्योग है, कार्यालय है, किराना और सामान पेंट्री है, सामान और पाउंट्री है, व्यक्तिगत देखभाल और साफ सफाई हेतु उत्पाद भी है। दशरस कलेक्शन राज्य, जिला, राष्ट्रीय, राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पे पदाधिकारियों के लिए GEM द्वारा डैशबोर्ड प्रदान किया जाएगा। इसके बारे में बता देगा GEM क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, किस मंत्रालय के अंतर्गत है, ये भी आप लोग को बता दिया गया है। और सामान्य वस्तु और सेवाओं की खरीद की जा सकती है। नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तकनीक, ये भी बताया गया है। GEM पूरी तरह से पेपरलेस होगा, कैशलेस होगा, ई-मार्केट प्लेस है जो न्यूनतम मानव इंटरफेस के साथ सामान्य उपयोग की खरीदों को सक्षम बनाता है। तो ये रहे आज के महत्वपूर्ण DNA, और DNA से रिलेटेड ये क्वेश्चन दिए गए हैं। तो जो भी क्वेश्चन है आप लोग को शाम को, जो भी अभी मैं डिस्कशन करके अपनी टीम से, और जो भी होगा आप लोग के ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, पेड ग्रुप पे। तो आप लोग तैयार रहिएगा आज शाम को टेस्ट देने के लिए। तो आज का जो भी टॉपिक था, नैम है, दूसरा आपका DRDO के बारे में बताया गया है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन बताया गया, सारा डिटेल इसका बताया गया आप लोग को। फिर आप लोग का स्थापना उद्देश्य बताया गया, नैम की आलोचना क्यों हुई, नैम की वर्तमान में प्रासंगिकता क्या है, DRDO के विकसित UV जो ब्लास्टर ये भी बताया गया आपको। ठीक है, तीसरा भी आपको DRDO की स्थापना का क्या हुई ये बताया गया आपको। गवर्नमेंट GEM पोर्टल या दशरस कलेक्शन आ सकता है, UPSC में भी आ सकता है इस बार, इसको देख लीजिएगा ज़रूर। ठीक है, ये भी है, सरस सलेक्शन है, कौन कौन से उत्पाद बेचे जा सकते हैं, गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लस जो है, ये पूरा क्वेश्चन भी है। तो सारा क्वेश्चन आप लोगों को शाम को पूछा जाएगा, टेंशन मत दीजिए, क्वेश्चन नहीं दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। और बाकी जिनको पेड ग्रुप में जुड़ना हो तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो और बाकी जिसको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना हो या कोई कोर्स ज्वाइन करना हो तो खूबसूरत सा नंबर है, कभी कल यूज कर लिया कीजिए।
चलिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। और जैसा होगा मैं डिटेल अभी व्हाट्सएप पे आप लोग के चैनल पे आप लोग को अपलोड कर दूंगा कुछ समय में। और जो भी सर डिस्कशन करके अभी अपनी पूरी टीम से जो भी टाइमिंग है आप लोग को बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए।